In this module, we will learn about chemistry of class 11th, chapter number 2nd, is matter around us pure. आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को समझने के लिए जो प्रीवियर कॉन्सेप्ट थे, जो अर्लियर नॉलेज थे, उसका एक और पार्ट डील करने वाले हैं, जहां पर हम डिफरेंस समझेंगे वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में। डन है? देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन ना। कभी भी वेपराइजेशन या इवेपोरेशन होता क्या है, अगर इसे हमें समझना है तो हमने जैसे कि पिछले टॉपिक में इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में समझा, whenever any liquid substance get converted into a gaseous state by application of temperature or pressure, the phenomenon is called as vaporization or the evaporation. But there is a big difference between the vaporization and evaporation. वो क्या होगा जरा समझेंगे इस कॉन्सेप्ट में। वेपराइजेशन होता क्या है, अगर इसको कॉन्सेप्चुअली समझें तो वेपराइजेशन इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन ऑफ द लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट ऑन इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है? वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर, और इस कन्वर्जन को हम बोल देंगे वेपराइजेशन। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए वाटर ना, वाटर को अगर हमने हीट करना शुरू किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हुआ एट 100 डिग्री सेल्सियस ना। जब 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा उस लिक्विड का, यानी कि वाटर का टेम्परेचर, उस कंडीशन में इट स्टार्ट वेपराइजिंग ना। ये क्या करेगा? वेपराइजेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? बट इवेपोरेशन इज अ नेचुरल फिनोमेना which happens below the boiling temperature। मतलब कभी भी कोई भी लिक्विड अगर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर ना, जो भी इसका बॉइलिंग टेम्परेचर, इससे नीचे के टेम्परेचर पे जब इवापोरेट हो रहा है, चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द इवापोरेशन। क्लियर? जैसे वाटर किसी एक कंटेनर में रख करके अगर हम कमरे में रखते हैं तो हम देखेंगे कि एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद उसमें से वाटर कम होता चला जाएगा ना। हम कपड़े सुखाते हैं, क्लियर? कपड़े गीले होते हैं, हम उसको डाल देते हैं धूप में, और धूप का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं उस क्लॉथ को गर्म करता जिससे कि वाटर वेपराइज हो जाए, बल्कि वह नेचुरली क्या करता है? वाटर को कन्वर्ट कर देता है गैसियस फॉर्म में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? इसी को हम बोल देते हैं इवेपोरेशन ना। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन। मतलब वेपराइजेशन होता है ऑन बॉइलिंग टेम्परेचर, जबकि इवेपोरेशन होता है किसी नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे जब भी लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होगा तो वो हो जाएगा इवेपोरेशन ना। दोनों केसेस में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो जनरली वेपराइजेशन और इवेपोरेशन पर अफेक्ट करते हैं। जैसे वेपराइजेशन के लिए जो होल एंड सोल होता है वो होता है उसका कंसंट्रेशन, मतलब लिक्विड का कंसंट्रेशन कितना है उसी पर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा, और कहीं ना कहीं उसी टेम्परेचर पर वेपराइजेशन भी होगा। क्लियर? जैसे वाटर को अगर हम वेपराइज करना चाहें उस कंडीशन में हमको 100 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, लेकिन अगर उसी वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स कर दिया जिससे उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, इस केस में उस लिक्विड को वेपराइज करने के लिए हमें मोर टेम्परेचर देना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस से। क्लियर? जबकि इवेपोरेशन को देखें तो इवेपोरेशन बेसिकली
5 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ना। ये नेचुरल फैक्टर्स हैं जो जनरली इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? जरा देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। पहला, कभी भी इवेपोरेशन के लिए जो पहला इफेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर होता है। मतलब अगर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का हायर है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, और अगर टेम्परेचर लोअर है तो इवेपोरेशन स्लो होगा। मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। हमने कपड़ों को धुल दिया, क्लियर है, और उसको सुखाने के लिए हमने कहीं पर टांग दिया, क्लियर। अब अगर गर्मी का टाइम होगा जहां पर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हायर होगा, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। जबकि अगर यही ठंडक का मौसम होगा, उस कंडीशन में हम देखेंगे उन्हीं सेम कपड़ों को सूखने के लिए ज्यादा समय देना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब हायर टेम्परेचर होगा बॉइलिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में, अगर वो हायर टेम्परेचर हो गया तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, और अगर वो लोअर टेम्परेचर है तो इवेपोरेशन स्लो होगा ना। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके नेचर पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा, सरफेस एरिया। जरा इसको समझते हैं। सरफेस एरिया की केस में हमने 2 सेम साइज के कपड़े ना, सेम मटेरियल के कपड़ों को एक साथ वॉश किया। क्लियर है? पहले वाले कपड़े को क्या किया, हमने पूरी तरीके से निचोड़ करके मड़ोड़ करके उसी सेम तरीके से रख दिया सूखने के लिए, और दूसरे वाले को क्या किया, पूरी तरीके से फैला के कहीं पर टांग दिया ना। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो आप पाएंगे कि कपड़े जो फैलाए गए हैं वो जल्दी सूख जाते हैं सेम उसी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, जिसमें कि मोड़े हुए कपड़े लेट में सूखते हैं। क्लियर? ऐसा सेम हम देख सकते हैं जब कोई गर्म खाना हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, खाने को पूरे थाली में फैला लेते हैं। फैलाने से क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया के बढ़ने के साथ ही इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। मतलब surface area is also directly proportional to the evaporation. Higher is the surface area, higher is the evaporation rate. Clear? Surface area कम कर देंगे, evaporation कम हो जाएगा। Clear है? तीसरा फैक्टर अगर इसके लिए देखें, that is called as wind speed. Clear? Wind speed के लिए जरा देखें। सेम वही एग्जाम्पल फिर से हम लेते हैं। कभी ठंडक के टाइम पर धूप नहीं निकल रही है, उस कंडीशन में आपको कपड़ों को सुखाना है, तो आप जनरली एक जगह टांग दीजिए जहां पर जनरली नेचर के जो विंड स्पीड है उसके थ्रू पड़ रहा है, और दूसरा आपने क्या किया, उसी कपड़े को फैन के नीचे सुखा दिया, मतलब फैला के रख दिया। दोनों को फैलाया है, एक को नॉर्मल विंड स्पीड पर और दूसरा फैन की हाई स्पीड पर। क्लियर? आप फिर से यहां ऑब्जर्व करेंगे, जिस कपड़े को आपने फैन के नीचे रखा होगा वो जल्दी सूख जाएगा, जबकि जो नॉर्मल विंड स्पीड पर होगा उसको सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर? दूसरा एग्जांपल समझें। कभी कमरे में पानी गिर जाता है तो आप क्या करते हैं, पूरे पानी को फैला करके फैन चला देते हैं। क्लियर? पहले तो हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, दूसरा हमने क्या किया, जैसे ही फैन चलाया विंड स्पीड इसको मिलनी हुई, हायर विंड स्पीड मिलनी शुरू हो गई, जिससे कि इवेपोरेशन रेट हायर हो जाएगा और वह कमरा, वो फ्लोर जल्दी सूख जाएगा या कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। यहां पर भी तीसरा फैक्टर भी जो है, विंड स्पीड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। मतलब जितनी तेज हवा होगी उतनी ही जल्दी कपड़े सूखेंगे। क्लियर? या कोई भी जो भी लिक्विड होगा वो उतनी जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा। क्लियर? तो ये 3 फैक्टर्स ऐसे थे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, मतलब इनके इंक्रीमेंट होने पर इवेपोरेशन रेट इंक्रीज कर जाता है और इनके डिक्रीमेंट होने पर इनका इवेपोरेशन रेट घट जाता है। क्लियर? फोर्थ फैक्टर को अगर देखें, जिसे हमने बोल दिया ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज व्हाट? Humidity is actually
द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। क्लियर? अगर ड्राइड एटमॉस्फेयर होगा, एयर में ह्यूमिडिटी का अमाउंट कम होगा, तो कोई भी लिक्विड जल्दी से इवेपोरेट कर जाएगा। क्लियर है? जबकि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, उस कंडीशन में इवेपोरेशन रेट कम हो जाएगी ना। इसका एक सिंपल सा कारण समझते हैं, क्या है भाई, पहले से ही एटमॉस्फेयर में अगर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो वाटर वेपर्स है, तो नया लिक्विड जो कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, उसके लिए मुश्किल होगा उस एटमॉस्फेयर में अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। क्लियर? जबकि अगर ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं होगा, उस कंडीशन में इवेपोरेशन तेज हो जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल सेम उसी कपड़ों के रेस्पेक्ट से ही देखते हैं, एग्जांपल के साथ ही देखते हैं। जैसे आपने सेम उसी कपड़े को ठंडक में सुखाया या गर्मी में सुखाया, तो गर्मी और ठंडक में तो टेम्परेचर का इंपैक्ट आ गया। लेकिन बारिश में आप अगर कपड़ों को देखें, क्योंकि बारिश के मौसम में पहले से ही एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है कि लिक्विड जो कि क्लॉथ ने एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, उसको इवेपोरेट होने में ज्यादा टाइम लगता है ना। तीनों अगर सीजन्स में देखें ना, तो आप पाएंगे कि सबसे कम तेजी से इवेपोरेशन होता है बारिश के टाइम पर, क्योंकि पहले से ही नमी मौजूद होती है एटमॉस्फेयर में। क्लियर? और इस कंडीशन में ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। मतलब ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी, इवेपोरेशन का रेट उतना ही कम होगा। ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी, इवेपोरेशन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है? ये हो गया फैक्टर 4। फैक्टर 5 की बात करें, जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं करता एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, लेकिन अगर उसको किसी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में रखें, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इसका बदलाव बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता ना। मैं बात कर रहा हूं 5th फैक्टर, जिसको बोलते हैं प्रेशर के लिए। क्लियर? तो जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग सभी सीजन्स में एक जैसा होता है ना, और हम इसको काउंट करते हैं एवरेज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? कभी थोड़ा सा हल्का सा बढ़ गया और कभी थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन अगर इसी को किसी एक्सपेरिमेंटल केस में देखें, जहां पर प्रेशराइज हम कर रहे हैं, तो जो वाटर या जो भी लिक्विड है जो कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना चाह रहा है, उसको अगर हम प्रेशराइज कर देंगे, तो उसका इवेपोरेशन कम हो जाएगा। मतलब एक्सपेरिमेंटली अगर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो इवेपोरेशन रेट डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? मतलब प्रेशर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। क्लियर? तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिसके बेस पर इवेपोरेशन हमारे एटमॉस्फेयर में होता रहता है। पहले ही बताया, इवेपोरेशन इज अ नेचुरल फिनोमेना, और नेचुरली ये हमारे सराउंडिंग में, हमारे नेचर में दिखता है। क्लियर? जैसे अभी अभी मैंने जितने भी एग्जांपल दिए, वो अपने नेचुरल चीज़ों के लिए देखे, अपने डेली लाइफ के लिए रिलेटेड जो एग्जांपल्स थे उन्हीं को ही देखा, और ऐसे एग्जांपल आपको आपके सराउंडिंग में बहुत सारे मिल जाएंगे। क्लियर है? तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस किया कि वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है। अगली वीडियो में हम कुछ और डील करेंगे टॉपिक्स को जो अर्लियर नॉलेज के होंगे, जिसमें होगा इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, और उसके पहले एक टॉपिक और होगा लैटेंट हीट के नाम से। बने रहिए हमारे साथ सेम आगे की वीडियोस को देखने के लिए और बेटर समझने के लिए अपने अर्लियर कॉन्सेप्ट्स को, और साथ में हम फिर मूव करेंगे अपने सेकंड चैप्टर के मेन उन 5 कंटेंट्स के लिए, जिसे इस बार CBSE ने टर्म 1 के एग्जाम के लिए दिया है ना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।